हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, सिद्ध करना है अवतल दर्पण में F बराबर R/2। और ये आपके एग्जाम में 6 अंक पक्के करवाते हैं, क्योंकि यहां से जब भी एग्जाम में पूछा गया है 6 नंबर में पूछा गया है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। इस लेक्चर को पूरे देखना, अगर पूरे देख लेते हो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो 6 अंक आपके पक्के, ये समझ लो 110% इसकी गारंटी है। चलिए आज के इस टॉपिक को अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो दोनों बैक टू बैक हम सिद्ध करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरे से पूरे देखें, अच्छे से समझें, कॉपी पेन लेकर के बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। चलिए स्टार्ट करें, आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2, तो हमें इसका चित्र बनाना है। चित्र भी 2 नंबर या 3 नंबर में आता है, ठीक है, पूछ देता है। तो इसका चित्र अगर आप बना देते हो तो भी 2 नंबर मिलेगा आपको कम से कम। अब यहां पे ध्यान दो, इसका चित्र हमें अच्छे से बनाना है। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। अब देखिए, इसके एक भाग को व्यवस्थित करेंगे पीछे। अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित होता है, अब बाहर की ओर क्या होता है, पॉलिश होता है। और इस अवतल दर्पण को आप लोग प्रकार से स्केल से बनाओगे, हम वैसे ही बना रहे हैं, एग्जाम में आपको अच्छे से बनाना है। अब एक मुख्य अक्ष लेंगे, प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष जो है इसके बारे में आप सभी जानते हो, हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं देखे हो तो जाइए वीडियो में जो है मेरे चैनल पे इसका जो है लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है, जिसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, उसका एक केंद्र होगा जिसको हम वक्ता केंद्र C कहते हैं। और वक्ता केंद्र C जो आप देख रहे हो ना, तो C से P वक्ता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। तो बीच में ये F होगा, फोकस F होगा, ठीक है। इतनी बातें अगर आपने समझ लिया तो आपको यहां पर एक बात और समझना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो फोकस से होकर के गुजर जाती है। फोकस से होकर के क्या होती है, तो सॉरी फोकस से होकर के गुजर जाती है, फोकस से होकर के गुजर जाती है। अब देखिए, कोई वृत्त है और केंद्र से परिधि पे जब भी हम कोई त्रिज्या खींचते हैं तो त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत, लंबवत, ठीक है, लंबवत होती है, लंबवत होती है, ठीक है। तो यहां से जो है आप ये चीज जो है मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां से हम एक क्या करेंगे, एक रेखा लंबवत अभिलंब डाल देंगे, ठीक है। अब आप देखो एक चीज समझो, ये नाम इसका रखना होगा A B, ये आपका हो गया C और F, और इस दर्पण का जो द्वारक है MN, ठीक है। इतनी बातें अगर आपने लिख दिया, बना दिया, और ये आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब इन सारी बातें को अगर आपने लिखा है अच्छे से, चित्र मतलब चित्र को बनाया है, और इस चित्र में क्या क्या है इसको लिखना है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी इमेज के अंदर है जिसको हमने लिखा है ना, तो जब हमें सिद्ध करना है तो इमेज के अंदर क्या क्या है उसको हमें लिखना होगा। अब देखो यहां पे लिखेंगे, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका
ध्रुव P वक्रता केंद्र C, वक्ता केंद्र C, दर्पण का ध्रुव P, वक्ता केंद्र C है, मतलब वक्ता केंद्र C है। इतना बातें लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, ए बी एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद या पश्चात मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। उसके बाद C से B एक अभिलंब डाला गया है, सीबी एक अभिलंब डाला गया है। अब देखिए, अगर इतनी बातें अगर लिख दे रहे हैं एग्जाम में, 3 नंबर आपके पक्का, 2 नंबर में बाकी सारी कहानी होगी, ठीक है। तो आपको मतलब 3 नंबर में बाकी सारी कहानी जो लिखेंगे वो मिलेगा। इतना अगर आप कर दे तो 3 नंबर आपको मिलता है। अब देखिए, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्ता केंद्र C है। इसके बाद AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। CB एक अभिलंब डाला गया है, CB एक अभिलंब डाला गया है। अब ध्यान से आपको गौर से यहां पर समझना है, गौर से आपको समझना है। अब यहां पे एक बात देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये AB एक आपतित किरण है और अभिलंब के साथ कोण बना है। तो और यहां पे अब देखो, ये एक कोण है, ठीक है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण, बीच में डाला गया अभिलंब, यानी आपने प्रकाश का परावर्तन का नियम 1 पढ़ा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में अगर अभिलंब है, ठीक है, तो अभिलंब के मतलब आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कोण I, यहां पे आप ध्यान दो, कोण I बराबर कोण R है कि नहीं। यानी इसको हम लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम 1 अगर हम ध्यान है तो ये कोण I कोण R बराबर है कि नहीं है, बताओ। कोण I और कोण R बराबर है कि नहीं है, तो बराबर है। क्या बोलोगे, बराबर है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम से। तो यहां पे देखिए, तो कोण ABC यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना। कोण यहां पे हम लिखेंगे, कोण लिखने से पहले यहां पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, प्रमाण लिखना है। क्या लिखना है, प्रमाण लिखेंगे। कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण, आप देखो CBF होगा कि नहीं होगा, CBF होगा कि नहीं होगा, कोण CBF है ना। तो यहां पे ये कैसे हुआ, तो यहां पे लिखना होगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये संभव हुआ। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान देना, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार जो अभिमुख अंतः कोण जो होता है ना, ये देख लो अंतः कोण है, ठीक है, एकांतर कोण जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर कोण। तो ये कोण क्या होता है, ये कोण बराबर होता है। तो यहां पे देख रहे हो, मुख्य अक्ष के समांतर जो है आपतित किरण जा रही है कि नहीं, आपतित किरण जा रही है। तो ये आपतित किरण को अभिलंब काट रहा है, तो ये एंगल आपको एकांतर कोण नहीं दिख रहा है,
ये कोण एकांतर कोण नहीं है। और ये दोनों कोण अगर एकांतर कोण है तो ये दोनों क्या होगा, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये आप जानते हो, है कि नहीं, मैथ में आपने पढ़ा है। अब ध्यान दो, तो इससे क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, मतलब कोण ए बी सी, यहां पे ध्यान दो, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ध्यान देना, बी सी एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी सी एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी सी एफ हो जाएगा, बराबर कोण हो जाएगा बी सी एफ। एक सेकेंड, तो थोड़ा कोशिश करते हैं इसको थोड़ा नीचा कर दें। बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी सी एफ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है, ये बात आपको समझ में रखना है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है। तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ये बातें आपने समझ लिया। इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हो, इसको समीकरण 2 लिख सकते हो, और यहां लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो एलएचएस एलएचएस दोनों के बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी सी एफ, क्या हो जाएगा, बी सी एफ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएंगे, तो आप सभी जानते हो कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसके दो कोण बराबर हैं, तो उनके सामने आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी दो कोण है, किसी त्रिभुज के दो कोण हैं, दोनों अगर बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या है, बराबर है, उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या है, बराबर है। यानी यहां पे आप देखो, मान लो क्या है, बी सी एफ, बी सी एफ। अब ये कोण बराबर है, इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, यानी कोण बी के सामने सी एफ और कोण सी के सामने बी एफ, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी, कमेंट्स में जरूर लिखो, कमेंट्स में जरूर लिखो, बराबर होगी कि नहीं होगी, तो जरूर होगी, एकदम होगी, है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो यहां पर कोण सी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ, कोण सी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ है, बराबर, आप सब ध्यान दो गौर से, कोण बी के सामने सी एफ है, तो बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, तो जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर समीकरण इसको क्या कह दें, 3 मान लें, इसको समीकरण कितना मान लें, 3। अब आप एक बात ध्यान देना गौर से, ये छोटे द्वारक के दर्पण जो होता है ना, गोलीय दर्पण जो होता है, ये एक छोटे द्वारक का है। अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो इस छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण जो होता है ना, या छोटे द्वारक के जो दर्पण होते हैं, है ना, तो यहां पर इसका जो बिंदु बी है ना, पी पे होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम समझने के लिए इसको इतना बड़ा जूम किए हैं, एक्चुअल में ये बिंदु बी जो है पी पे ही है, ये बिंदु जो है पी के निकट होता है, यानी पी पर ही होता है। अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो ये छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण है, ठीक है, तो इसका बिंदु बी जो है पी पर होगा या पी के निकट होगा। तो यानी अगर ये बिंदु बी या पी पे हो जाए, यहां पे आप समझो, यहां पर ये रेखा कितना भी हम अगर नीचे तक खींचते जाएं, ऊपर तक खींचते जाएं, तो सभी रेखा को अगर नापेंगे, ये सभी रेखाएं जो है समान लंबाई की होगी। क्या होगी, समान लंबाई की होगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे देखिए, अगर बिंदु बी और पी पे होगा, बिंदु बी पी पे होगा, तो बी एफ बराबर पी एफ होगा। यहां पे आपको लिखना होगा, उससे पहले क्या लिखना होगा, तो लिखना होगा आपको, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु बी पी के
निकट होगा, निकट होगा। और जब निकट होगा तो एक बात बताओ मेरे भाई, तो क्या होगा? बी एफ बराबर पी एफ नहीं होगा? बी एफ बराबर पी एफ होगा कि नहीं होगा? इतना बात बताओ। अगर ये बिंदु P पे आ जाए, बिंदु बी P पे आ जाए, तो इसकी लंबाई समान नहीं हो जाएगी? ये समान होती है ना? बस इसको हमको समझाने के लिए इसको इतना बड़ा करना पड़ा है। बिंदु B एक्चुअली में P पे ही होती है, दर्पण का द्वारक छोटा होता है, ठीक है? तो अगर छोटा है तो बी एफ बराबर पी एफ होगा, क्योंकि बिंदु बी पी पे होगा, तो ये बी मतलब पी एफ की लंबाई है, बी एफ की लंबाई क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पे इसको थोड़ा और बड़ा लिखें, पी एफ। समीकरण इसको मान लीजिए आप 4, समीकरण कितना मान लीजिए? 4। अब एक बात देखो, इसका भी एलएचएस एलएचएस। अब यहां पे देखिए समीकरण यहां पे 3 है और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? बी एफ एलएचएस एलएचएस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मेरे भाई? आप एक बात समझो, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। हमें यही तो बराबर करना था, बराबर करना था। अब एक बात देखो, ध्यान देना, इसको जो हम इस साइड में लिखते हैं, गौर से ध्यान देना, हमको इसी को बराबर करना था, सी एफ बराबर पी एफ। ये हो गया ना, तो कहानी यहीं पर खत्म है। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। बस नजरें अगर हटी तो दुर्घटना घटी। तो नजरें अगर नहीं हटाते हो आप, तो एक बात ध्यान देना, गौर से ध्यान देना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बहुत ही आसान सा ये जो है बातें हैं इसके अंदर, ठीक है? अब देखिए, अगर आपको गौर से देखना है कि अगर इसको मान लो समीकरण 5, इसको क्या मान लो? समीकरण 5 मान लो, ठीक है? अब एक बात ध्यान दो, अगर हमको C से P जाना हो, यानी CP, ठीक है? तो C से P जाना हो तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? तो हमको CF जाना होगा। क्या जाना होगा? CF जाना होगा। प्लस क्या जाना होगा? प्लस जो है हमको FP या PF, FP जाना होगा, ठीक है? पहले CF जाएंगे फिर PF जाएंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको C से P की दूरी लेना है, ठीक है? अगर हमको C से P की दूरी लेना है तो पहले क्या जाओगे? CF जाओगे, फिर क्या जाओगे? PF जाओगे। PF या FP दोनों हम लिख सकते हैं ना, इसको हम PF भी लिख सकते हैं या FP भी लिख सकते हैं, है ना? तो यहां पे आप ध्यान दो, हमें C से P की दूरी अगर लेना है तो CF प्लस PF दोनों को जोड़ेंगे। अब एक बार देखो, यहां पर एक बार गौर से देखो, ध्यान से देखो, CF बराबर PF है, CF बराबर क्या है? PF है। CF बराबर PF है, CF बराबर क्या है? PF है। तो यहां पर CF को हम PF लिख सकते हैं। अगर 1-1 फीट का 4 डंटा है या कोई भी लठ है जो 3-3 फीट का है, तो 3 फीट का कोई भी लठ हम ले सकते हैं। कोई भी लठ का, अगर हमको 3 फीट का लठ का काम है तो कोई भी 3 फीट के, मतलब 3 फीट के जो है लठ का हम लेकर के काम कर सकते हैं ना। समझ रहे हो नहीं बात? क्योंकि सभी एक समान है। तो यहां पर मान के चलो CF है, तो यहां पर CF को PF लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो, एक बात ध्यान से गौर से देखो, तो इसको जो है CP बराबर CF को PF हम लिख सकते हैं। CF को क्या लिख सकते हैं? PF, ठीक है? प्लस PF, ठीक है? चूंकि यहां पे लिखेंगे CF बराबर PF, इसको लिख सकते हो समीकरण 5 से भी लिख सकते हो, चूंकि CF बराबर PF, चूंकि CF बराबर PF। अब ध्यान दो यहां पर गौर से, CP बराबर PF क्या हो जाएगा? 2PF हो जाएगा। ये PF क्या हो जाएगा? 2PF हो जाएगा। C से P की दूरी क्या होती है? C से P की दूरी क्या होती है? C से P, दर्पण के ध्रुव से C की दूरी क्या होती है? या दर्पण वक्ता केंद्र C से P की दूरी क्या होती है? वक्ता त्रिज्या होती है। वक्ता त्रिज्या को क्या लिखते हो? R लिखते हो। और ये जो देख रहे हो ना PF क्या है? फोकस दूरी।
P से F की दूरी क्या है? फोकस दूरी, जिसे हम फोकसांतर कहते हैं। तो PF को, फोकस दूरी को स्मॉल f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? स्मॉल f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ जल्दी से कमेंट्स में लिख करके बताओ। इसको हम स्मॉल f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, फोकस दूरी को लिखते हैं। तो इसीलिए f बराबर r/2 लिख सकते हैं ना। अब प्रूफ हमें यही करना था, प्रूफ हमें यही करना था। हो गया प्रूफ, प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। इसीलिए f बराबर r/2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत है तो हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं। एक बार और हम समझा देते हैं, देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये एक अवतल दर्पण का इमेज आपको बनाना है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है। अब देखिए एक मुख अक्ष लेना है आपको। मुख अक्ष लेने के बाद मुख अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और वक्ता केंद्र से, यहाँ पे देख रहे हो ना, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो है ना, आपतन बिंदु पे एक अभिलंब डालेंगे। आप एक बात समझो, जो कुछ भी घटनाएं यहाँ पे है, पहले एक इसका नाम वाम सब सारा चीज आप देखिए, वो सारा कुछ लिख देंगे। और जो कुछ भी है यहाँ पे हम लिखेंगे। माना कि MNA का क्या है? अवतल दर्पण है, जिसका दर्पण का ध्रुव P और वक्ता केंद्र C है, इतना लिखोगे। AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। उसके बाद CB एक अभिलंब डाला। इतनी बातें को अगर आपने लिख दिया, उसके बाद क्या करना है? प्रमाण। प्रमाण में आप क्या करोगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये आपतन कोण अभिलंब के साथ, आपतित किरण यहाँ पे देख रहे हो ना, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर कोण ABC, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा? CBF बराबर कोण क्या हो जाएगा? CBF हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन कोण से, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमने इसको बराबर किया। जब प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमने इसको बराबर किया, तो एक बात और ध्यान रखो कि भैया जी, जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कोण है, कोण I है, ये कोण है, ये दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा यानी अभिलंब काट रही है। तो ये कोण I देख रहे हो ना, ये वाला जो कोण है, ये कोण है, दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो कोण ABC अब बराबर कोण BCF हो जाएगा। कोण ABC बराबर कोण BCF हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। समीकरण 1 और 2 से हम इसको क्या कर देंगे? एक पक्ष हट जाएगा, LHS हट जाएगा। तो कोण CBF और कोण BCF अगर बराबर हो गया, तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो उनके सामने आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो BF बराबर CF, तो कोण B के सामने क्या है? CF, और कोण C के सामने क्या है? BF, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। अब किसी भी दर्पण के, बोलिए दर्पण के द्वारक अगर छोटा है, ठीक है, दर्पण का अगर द्वारक छोटा है तो क्या होता है? बिंदु B जो है P के काफी निकट होता है। और एक्चुअली में इसको पढ़ने के लिए, हम लोग को समझाने के लिए इसको बड़ा किए हैं। एक्चुअली ये बिंदु यहीं पे होता है, तो इसीलिए BF बराबर PF हो जाता है। BF बराबर क्या हो जाता है? PF हो जाता है। तो BF PF समान लंबाई की होती है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B P के निकट होगा, यानी BF बराबर PF होगा। इसको समीकरण 4 मान लिए। समीकरण 3 और 4 से CF बराबर PF हो जाएगा। CF बराबर क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। और CF बराबर जब भी PF हो गया, CF बराबर जब भी PF हो गया, तो हमारा बात यही खत्म हो जाता है। अब आप देखो, यहां तक अगर आपने कर लिया, तो यहां पे आपको क्या करना है? C से P की दूरी निकालना है। C से P की दूरी अगर हम जाएंगे तो क्या जाएंगे? पहले CF जाएंगे और फिर PF या FP जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, इसको तुम यहां पर क्या लिख सकते हो? FP भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? FP। फिर इसको PF भी कर सकते हो, ठीक है। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? PF प्लस PF। इसको उलट भी सकते हैं, PF प्लस PF, चूंकि CF बराबर PF, चूंकि CF बराबर क्या होता है? PF होता है। अब PF PF टू जुड़ के 2PF हो जाएगा। C से P की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं। वक्ता केंद्र C से अब दर्पण के ध्रुव P की दूरी को वक्ता त्रिज्या R से हम लिखते हैं, इसलिए CP को R लिखा। और 2PF, PF PF क्या है? तो फोकस दूरी है, तो 2PF है, तो 2F हो गया, ठीक है। स्मॉल f, फोकस दूरी फोकसांतर को स्मॉल f से लिखते हैं, इसलिए f बराबर क्या हो जाता है? r/2। ये हमारा जो है यही तो सिद्ध करना था, f बराबर r/2। ये प्रूफ हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स में जरूर लिखो, फिर से समझाने का मैं कोशिश करूंगा। और ये आपके एग्जाम के अंदर 6 अंक पक्के करेंगे। 6 अंक क्या करेंगे? पक्के करेंगे। तो चलो, अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, लाइक करो। अगर कोई दिक्कत है कमेंट्स में लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में f बराबर r/2। चलिए फिर मिलते हैं।